हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 29 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और बाकी सभी वीडियोज़ की हमारी पीडीएफ फाइल, क्विजेज वगैरह, स्टडी मटेरियल्स, वीडियोज़ और भी बहुत सारी चीज़ें, ई बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। तो गूगल प्ले स्टोर से MZT ऐप अभी इंस्टॉल कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कितने से ऊपर वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को GST देना पड़ता है? GST उनको भरना पड़ता है। तो 20 लाख से ऊपर जिसका टर्नओवर होता है उनको GST भरना पड़ता है। फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो पेरू करेगा फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी। अच्छा दोस्तों, कल फाइनली NTPC का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और NTPC का पहला दिन था कल एग्ज़ाम का, और काफ़ी बच्चे जिनका कल एग्ज़ाम था वो दे करके आए और कमेंट करके बता रहे थे ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं मिला जो दोस्तों आपको बताया ना गया हो। वीडियोज़ में, ई बुक्स में, क्विजेज़ में, हर जगह आपको प्रोवाइड किए गए थे क्वेश्चन। यहाँ तक कि आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक GK के भी 40 to 50% तक के क्वेश्चंस कवर अप हुए हैं, वो भी करंट अफेयर की वीडियो से। तो इन सब के बारे में क्या क्या पूछा गया उसको हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। वीडियो आप लोग एंड तक देखते जाइए, मैं आपको एंड में बताऊंगा NTPC में कल क्या क्या पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायथू बंधु योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने दोस्तों रायथू बंधु योजना शुरू की है। इस योजना के तहत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा राज्य के जितने भी किसान होंगे सभी को फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ओके, तो तेलंगाना के जो CM हैं के चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने ही इसकी घोषणा की है। तेलंगाना आया है, देख लीजिए मैप में, ये रहा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से दोस्तों अलग हुआ था 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। हैदराबाद इसकी राजधानी है और के चंद्रशेखर राव जी इसके पहले मुख्यमंत्री और दूसरी बार भी मुख्यमंत्री यही बने। तो 2 बार कार्यकाल, इनका दूसरा कार्यकाल अभी चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, TRS पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं यहाँ की तमिलिसाई सौंदरराजन जी। और तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस दोस्तों हिमा कोहली को बनाया जाना निर्धारित हुआ है। हिमा कोहली को, ठीक है, इनको बनाया जाएगा तेलंगाना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस। देखिए दोस्तों, तेलंगाना अपना बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था, 2 जून 2014 को अलग हुआ था। जब ये अलग हुआ था तब ये 29वां राज्य बना था भारत का। हालांकि अब भारत में कितने राज्य बचे हैं? 28 राज्य, क्योंकि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। ओके, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र से और कर्नाटक से अपना बॉर्डर शेयर करता है तेलंगाना। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया। तानसेन संगीत समारोह, तानसेन आप सभी को पता है दोस्तों, अकबर के राज दरबार में एक महान संगीतकार थे। तो ये मध्य प्रदेश से थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इसी वजह से मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इस बार भी 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसका उद्घाटन तो हुआ दोस्तों तानसेन की जो समाधि स्थल है हजीरा में, वहाँ पर हुआ। कहाँ पर? हजीरा में हुआ। लेकिन इस समारोह का समापन होगा तानसेन की जन्मस्थली जो है बेहट गांव में इसका समापन होगा 30 दिसंबर को। क्लियर? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। अब देखिए, अभी ग्वालियर का नाम एक और वजह से चर्चे में आया था। ग्वालियर और ओरछा शहर को दोस्तों यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में के रूप में घोषित किया था, ये आपको याद ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश से और क्या क्या क्वेश्चन आए थे? पन्ना टाइगर बिहार आपको याद होगा, उसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर का दर्जा दिया था। और अभी उसी दिन तो मैंने आपको बताया था धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020, इसको मंजूरी मिल गई है मध्य प्रदेश में। तो ये बेसिकली लव जिहाद के खिलाफ कानून है एक प्रकार से कहिए, तो वहाँ पर विधानसभा में ये विधेयक पारित किया जा रहा है। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश देख लीजिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा मध्य प्रदेश। भोपाल यहाँ की राजधानी है, भोपाल से आपको भोजताल झील याद रखना है।
देखिए मध्य प्रदेश दोस्तों, यहाँ पर नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा बहती है, इस वजह से नर्मदा महोत्सव भी मनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ ऐसी हैं जो दोस्तों ये उल्टी दिशा में बहती हैं, यानी बेसिकली आप देखेंगे जितनी भी नदियाँ हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती होंगी, ठीक है। यहाँ गंगा नदी तंत्र में आप देखेंगे, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी बड़ी नदियाँ हैं भारत की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। वैसे नदियों पर मैंने आपको प्रत्येक नदी तंत्र कर करके एक एक पार्ट कर करके आपको वीडियो दी है, एक वीडियो सीरीज दी है पूरी, आप लोग सर्च करके उसे देख सकते हैं। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, जो कि बेसिकली यूपी की गवर्नर है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ का भी देख रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जी दोस्तों बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और मध्य प्रदेश में ही है कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर कर रहा है उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ इसी से अलग हुआ था। अच्छा, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब ये 26वां राज्य बना था। कौन सा? 26वां राज्य। देखिए 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य ये बना। फिर इसके 8 दिन बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश के। फिर उसके बाद 6 दिन बाद बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को झारखंड, ठीक है। तो 26वां, 27वां, 28वां ये तो आपको याद ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश राजस्थान से, गुजरात से और महाराष्ट्र से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अमेरिका ने चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है, या कहें योजना भी बना रहा है। इसके अनुसार 2026 के अंत तक या फिर 2027 के शुरुआत तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अभी हाल ही में दोस्तों वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने दोस्तों एक जारी किया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्पेस, न्यूक्लियर पावर एंड प्रपल्सन। तो इसके अनुसार ही ये घोषणा की गई है। ओके, अच्छा, अमेरिका का दोस्तों एक बहुत ही फेमस मिशन आपको याद होगा, आर्टेमिस मिशन। नासा का आर्टेमिस मिशन है, जिसके अनुसार 18 अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजा जा रहा है चंद्रमा पर। इसमें दोस्तों भारतीय मूल के राजाचारी भी हैं। कौन है? राजाचारी भारतीय मूल के हैं, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजाचारी को ही दोस्तों स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर भी बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो नासा का ये भी मिशन होगा। नासा दोस्तों ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा है और चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA है, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है। स्पेस एक्स भी अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी है, लेकिन वो प्राइवेट है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी की बात हो रही है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और जिम ब्रिडेनस्टाइन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष। ओके, अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका देखिए मैप में ये रहा अमेरिका। अच्छा, ये जो छोटा सा ग्रीन पार्ट है ये दोस्तों अलास्का है, ये भी अमेरिका का ही हिस्सा है। वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है। वाशिंगटन DC में ही है दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही है। और अभी मैंने आपको बताया नासा का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। डॉलर यहाँ की करेंसी है। कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम होता है। जो बाइडेन ये 46वें प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका के, लेकिन अभी 20 जनवरी को ये अपना पद ग्रहण करेंगे। 20 जनवरी के पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट। ओके, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को इन्होंने बनाया है और कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं उनको और जो बाइडेन को, इन दोनों को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं। कहाँ के जवाहर आदिवासी क्षेत्र को स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए मिनी महाबलेश्वर का GI टैग प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के दोस्तों जवाहर आदिवासी क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए मिनी महाबलेश्वर का GI टैग मिला है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के कारण इस जवाहर आदिवासी क्षेत्र को मिला है GI टैग। और किसका GI टैग मिला है? मिनी महाबलेश्वर का GI टैग मिला है। एक्चुअली में दोस्तों महाबलेश्वर जो है वहाँ पर स्ट्रॉबेरी का उत्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाई जाती है और इस वजह से स्ट्रॉबेरी को, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी को GI टैग मिला है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जवाहर आदिवासी जो क्षेत्र है यहाँ पर किसान जो हैं वो पिछले काफ़ी समय से, कुछ समय से लगातार स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करने लगे हैं।
तो यहाँ पर भी बिल्कुल महाबलेश्वर जैसे ही स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। इस वजह से इस क्षेत्र को मिनी महाबलेश्वर कहा जाने लगा है। जब मिनी महाबलेश्वर कहा जाने लगा है तो मैंने आपको बताया था जीआई टैग तभी दिया जाता है जब किसी प्रोडक्ट की या किसी वजह से, किसी खास विशेषता की वजह से उस पूरे की पूरे क्षेत्र का नाम जाना जाने लगता है, ठीक है, नाम फेमस हो जाता है। तो इसको मिनी महाबलेश्वर के नाम से फेमस किया गया है, इस वजह से इसको मिनी महाबलेश्वर का जीआई टैग मिला है। ओके, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि कहाँ के स्ट्रॉबेरी उत्पादन को अगर पूछा जाए जीआई टैग दिया गया है तब आप बताएंगे महाबलेश्वर के, लेकिन अगर पूछा जाए कहाँ पर किस क्षेत्र को मिनी महाबलेश्वर का जीआई टैग दिया गया है तब आप बताएंगे जवाहर आदिवासी क्षेत्र को। वैसे तो जीआई टैग पर मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आपको जीआई टैग के बारे में समझा देता हूं। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये दोस्तों बेसिकली उन क्षेत्रों को, उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जिस प्रोडक्ट की वजह से वो पूरा का पूरा क्षेत्र जाना जाने लगता है। जीआई टैग देने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है दोस्तों, अगर किसी खास प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया जाता है तो एक तो उसको ग्लोबली प्रमोट किया जाएगा या फिर इंडिया भर में प्रमोट किया जाएगा, और दूसरा उसका रेट फिक्स कर दिया जाएगा। कोई उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसी एरिया के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब एक बार दिया जाता है यानी रजिस्टर कर लिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी हो जाती है 10 सालों के लिए। 10 साल बाद या तो रिन्यूअल कराया जाता है या तो दोबारा से जीआई टैग दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत देखिए दोस्तों हुई थी 2003 से इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन पहली बार 2004 को दिया गया। और किसे दिया गया? दार्जिलिंग चाय को दिया गया। दार्जिलिंग टी को पहली बार जीआई टैग मिला है भारत में। ओके, अच्छा, ये किस एक्ट, किस कानून के तहत शुरू किया गया था, ये हो सकता है पूछ लिया जाए बड़े लेवल के एग्जाम में। तो दोस्तों, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत इसे शुरू किया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक्ट लागू हुआ 2003 में और पहली बार दिया गया 2004 में दार्जिलिंग चाय को। क्लियर? जीआई टैग पर 2 वीडियो मैंने आपको बताया जैसा कि दिया गया है, आप देख सकते हैं 2020 में किस किस उत्पाद को दिया गया है जीआई टैग। अगला देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में अमित शाह जी ने दोस्तों मणिपुर में थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है। मणिपुर के इम्फाल में दोस्तों इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 प्रमुख डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। ठीक है, इसमें थुबल डैम भी शामिल है। चलिए, मणिपुर आया है, मणिपुर देखिए, ये रहा मणिपुर दोस्तों मैप में। मणिपुर यहाँ पर देखिए, ये रहा मणिपुर। 21 जनवरी 1972 को दोस्तों स्वतंत्र भारतीय राज्य के रूप में ये शामिल हुआ भारत में। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। एन बीरेन सिंह यहाँ पर बीजेपी पार्टी से हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला। दोस्तों, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत ही फेमस पार्क है, ये स्थित है मणिपुर में। ये क्यों फेमस है? दुनिया का दोस्तों एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये, और ये दोस्तों है लोकटक झील में। ध्यान रखिएगा, लोकटक झील के ऊपर ये बना हुआ है ये नेशनल पार्क, और लोकटक झील के ऊपर है, इस वजह से ये तैरता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है, और इस वजह से ये दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, मणिपुर किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? नागालैंड से शेयर कर रहा है, असम से शेयर कर रहा है, और मिजोरम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है मणिपुर। अच्छा, मणिपुर से मैंने आपको 3 महोत्सव बताए थे। मणिपुर से मैंने आपको कहा था स याद रखिएगा, स से 3 महोत्सव याद रखेंगे। ठीक है, एक से संतरा महोत्सव, एक सा से मतलब हुआ सिरुई लिली महोत्सव, और एक सा का मतलब हुआ संगाई महोत्सव। तो संगाई, संतरा और सिरुई लिली, ये 3 महोत्सव मणिपुर से आपको याद रखने चाहिए। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों बिहार राज्य सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है। क्यों सम्मानित किया है? कोविड-19 के दौरान दोस्तों लाभार्थियों के खाते में सीधे मनी ट्रांसफ़र करना हो, या फिर बिहार सहायता मोबाइल ऐप के जरिए बिहार के बाहर जो फंसे 21 लाख से अधिक श्रमिक थे उनको फाइनेंशियली हेल्प करनी हो, इन सभी चीज़ों में, कार्यों में बिहार का जो डिजिटल यूज किया गया, डिजिटलाइजेशन का यूज किया गया बिहार सरकार के द्वारा, उसी के लिए बिहार को केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हालांकि ये अवार्ड सोनू सूद को मिलना चाहिए था। चलिए दोस्तों, बिहार राज्य से बहुत सारे पॉइंट्स लगातार आ रहे हैं कई दिनों से, और मैं आपको कई दिनों से लगातार इसके बारे में बता रहा हूँ। आज आपकी बारी है। बिहार राज्य से जो भी चीज़ें आपको याद हों आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ आज। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत कब तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च, इसने एक प्रेडिक्शन जारी किया है कि भारत 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा 2025 तक।
और इसने ये भी बताया है कि 2030 तक भारत की कोशिश रहेगी कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। ओके, अभी देखिए आप, पांचवी इकोनॉमी तो भारत पहले ही बन गया था, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के कारण सब उथल पुथल हो गया, भारत फिर से ब्रिटेन के पीछे आ गया। अब भारत की कोशिश रहेगी कि ब्रिटेन से आगे आ जाए 2025 तक, ठीक है, तो बन जाएगा भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी। अच्छा, पहली कौन है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी? अमेरिका है। चलिए अगला देखते हैं। सूत्राणि वेदनाचि सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अभी हाल ही में सूत्राणि वेदनाचि सूत्र एक अनुभव नाम की पुस्तक लिखी है दोस्तों डॉक्टर रूपाचारी ने। अभी हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च की गई है और इस पुस्तक का विमोचन किया है श्रीपाद यसो नाइक जी ने, जो कि केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने ईडीएफसी के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया है प्रयागराज में। ईडीएफसी क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगला देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कितने खिलाड़ियों को विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है 2019 के लिए। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की मध्य प्रदेश ने। अच्छा, मध्य प्रदेश कौन कौन से पुरस्कार देता है? एकलव्य पुरस्कार देता है, विक्रम पुरस्कार देता है, विश्वामित्र पुरस्कार देता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड देता है। ध्यान रखिएगा, एकलव्य पुरस्कार के तहत 14 खिलाड़ियों को दिया गया है एकलव्य पुरस्कार इस बार। विक्रम पुरस्कार दोस्तों 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। विश्वामित्र पुरस्कार 3 खिलाड़ियों को दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार 1 खिलाड़ी को दिया गया है मध्य प्रदेश के, जो कि ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी हैं इनाम उर रहमान। तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार आपको दिख रहा है। एकलव्य पुरस्कार अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया था, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एकलव्य पुरस्कार जो है ये मध्य प्रदेश भी देता है और एकलव्य पुरस्कार कर्नाटक भी देता है। कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी केएल राहुल को, जो कि नेशनल प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, उनको, और वेदा कृष्णमूर्ति को, जो कि वीमेन क्रिकेटर हैं, इनको दिया था। वो कर्नाटक सरकार ने दिया था, लेकिन 14 खिलाड़ियों को ये किसने दिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। तो एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों के द्वारा दिया जाता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने बोडो को सहायक आधिकारिक राजभाषा बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दोस्तों असम राज्य सरकार ने बोडो भाषा को सहायक आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है। इसके लिए असम दोस्तों अब विधेयक लाने वाला है जल्द ही, ठीक है। एक्चुअली में अभी कुछ महीनों पहले इसने घोषणा की थी असम ने कि इसके लिए अध्यादेश लाएगा, अध्यादेश के थ्रू इसको सहायक आधिकारिक भाषा बनाई जाएगी। लेकिन अब इनका कहना है कि अब सब कुछ जब सामान्य रूप से चल रहा है तो अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है, विधेयक ही पारित किया जाएगा, ठीक है, वहाँ के विधानसभा में। चलिए असम आया है, असम के बारे में बात करते हैं। असम की राजधानी होती है दिसपुर। असम ये रहा, ये आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये बैगनी कलर का असम, ये है असम। ओके, असम अपना बॉर्डर किसके से शेयर करता है? असम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जितने भी 7 सिस्टर स्टेट हैं सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। आप देखेंगे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। क्लियर है? असम की आधिकारिक भाषा दोस्तों है असमी। असमी भाषा जो है वो आधिकारिक भाषा है और सहायक आधिकारिक भाषा दोस्तों बोडो भी अभी बनाई जा रही है और बंगाली भी है सहायक आधिकारिक भाषा, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। प्रोफेसर जगदीश मुखी जी यहाँ के हैं गवर्नर और सर्बानंद सोनोवाल जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में ही है। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कल की एनटीपीसी के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाओ। वहीं टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग शेयर कर सकते हो अपना जो भी, अगर जो लोग एग्जाम देकर के आएंगे वो अपने क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं जो उनको याद हो वहाँ पर भेज सकते हैं। तो ऐसे कई बच्चों ने अपना अपना क्वेश्चन भेजा है, जो उसमें सिमिलर लगा है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का एक पूरी लिस्ट आई है। यहाँ पर डीआरडीओ के प्रमुख पूछा गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जितनी बार आता है उत्तराखंड उतनी बार मैं आपको बताता हूँ। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे, ये भी आपको बताया गया है। जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मिलेगा, गंगा नदी तंत्र मिलेगा और उसके बाद फिर एक और जो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं, ये 3 वीडियो में मैंने आपको भारत की सभी नदियों को कवर कराया हुआ है। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध
1556 में हुआ था। प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1526 में हुआ था। ठीक है, ये तो आप अकबर बाबर वाली हमारे वीडियो में देख सकते हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू हुए हैं, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। यानी कि आपको कहें दोस्तों, अगर कि हमारे एप्लीकेशन में आप जाइएगा तो एप्लीकेशन के अगर आप सभी वीडियोस को देख डालेंगे तो एनटीपीसी में आप समझ लीजिए 80 to 90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, अगर आप हमारे ऐप की जाकर के सभी वीडियोस को देख लेते हैं। जितना भी मैंने स्टैटिक वीडियो बनाया हुआ है, जितना भी आपको करंट अफेयर का वीडियो दिया गया है। पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, पर्यावरण दिवस का विषय क्या था, थीम क्या थी, तो प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ये भी आपको पता है। गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है, गोबी रेगिस्तान जो है दोस्तों, गोबी डिजर्ट मंगोलिया में है, एशिया का सबसे बड़ा ये डिजर्ट है। ठीक है, एशिया का पूछा जाए तब आप बताएंगे गोबी मंगोलिया में, दुनिया का पूछा जाए तो आप सहारा का मरुस्थल बताएंगे, भारत का पूछा जाए तो आप रेगिस्तान वाला बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला, बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किस बैंक में किया गया है, तो देना बैंक और विजया बैंक का किया गया था 1 अप्रैल 2019 को किया गया था। इस पर वीडियो आपको दी गई थी। 10 बड़े बैंकों का विलय किया गया है, उस पर वीडियो दी गई है। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो दी गई है, उसको जाइए एप्लीकेशन में ढूंढ कर एक एक करके देख डालिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछे जाने हैं। ठीक है, अगला यूएस ओपन पुरुष एकल किसने जीता, डोमेनिक थियम ने जीता है। यूएस ओपन हो, कोई भी ग्रैंड स्लैम हो, सब पर वीडियो, सब पर पीडीएफ, सबकी क्विज दी गई है आपको एप्लीकेशन पर, देख सकते हैं आप। दूरी की इकाई क्या है, मीटर है। फिजिक्स पर भी वीडियोस आपको दी गई है, मापन की वीडियो दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सर अरविंद बोबड़े जी हैं। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये सभी। देखिए कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए ये सभी वायरस होने वाले रोग हैं, पदार्थ का मापन हुआ, कंप्यूटर का मस्तिष्क का क्या नाम है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सब, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं। स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, 22 जुलाई 2019 को, अच्छा क्वेश्चन है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत काम करता है, कई बार आपको बताया गया है कि अनुच्छेद 324 में कहा गया है भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी। ओके, जब आप चंद्रमा पर हैं तो इस पर मास का क्या प्रभाव पड़ेगा, मास यानी द्रव्यमान तो द्रव्यमान होता है, वो कहाँ चेंज होगा, mg जो होता है, भार जो होता है, ये चेंज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर g जुड़ा होता है। m पूछा है, m यानी मास तो चेंज नहीं होगा, ये अनचेंज्ड होता है। ठीक है, मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, ये शायद पृथ्वी दिवस पूछा गया था, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और राज तरंगणी के लेखक कौन है, ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, कल्हड़ हैं। चलिए, पृथ्वी पर आपका वजन है। देखिए आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। महिला दिवस बहुत ईजी, ओजोन दिवस बहुत ईजी, ये जितने भी दिवस और थीम आ रहे हैं इसके लिए मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। आप एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, वहाँ पर जाइए स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ पर आपको दिवस और थीम मिल जाएगा। उस सेक्शन में जनवरी 2020 से लेकर के अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट दिवस और थीम दिए गए हैं, उनको आप लोग रीड कर डालिए बहुत अच्छे से, जितने भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको फ्री में दिया गया है। ओके, और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, अभी इसके लिए पोस्ट डाल दूंगा, इमेज बनाने के लिए टाइम नहीं मिला। आप लोग एनटीपीसी का जो भी हमारे चैनल पर, हमारे एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट दिया गया है, आज से अभी से फ्री किया जा रहा है। आप लोग अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, जाओ जल्दी से सभी मॉक टेस्ट सॉल्व कर डालो, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। जाइए सॉल्व कीजिए एमजेटी ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जाइए उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने देखा बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट के कि सर 80% क्वेश्चन आपके चैनल से मिले हैं, 90% क्वेश्चन आपके चैनल से मिले हैं करंट अफेयर के। हमारे चैनल पर जो कमेंट आए हैं वो कह रहे हैं 100% तो आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन मिले हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर के साथ साथ जो आप बता देते हो स्टैटिक जीके, उससे भी 50% क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं। यानी कि आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी यहाँ पर मिल जा रहा है। तो यहाँ पर कोई 80, 90, 70 की बात हो ही नहीं रही, यहाँ तो 100% करंट अफेयर की बात हो रही, प्लस स्टैटिक जीके भी आपका कवर अप हो जा रहा है। इस वजह से आप लोग रेगुलरिटी बनाइए। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते आए हैं उनका एनटीपीसी में एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं मिस होने वाला है। साथ ही साथ जो लोग रेगुलर नहीं देखते आए हुए हैं, जो लोग ई बुक से हमारी पढ़ाई करते हैं, उनका भी 100% क्वेश्चन कवर अप होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल चिंतित मत होइए, बहुत ईजी आ रहा है, आप लोग कर ले जाएंगे, मुझे पता है। और आप लोगों को कोई सा भी टेंशन, कोई भी दबाव लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर डेली क्वेश्चंस पोस्ट होंगे, आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके डिस्कस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस का। देखिए मिश्रा जी टेक्निकल एमजेटी एजुकेशन के नाम से ग्रुप है, 21.8 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, इसी ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब भेजे जाते हैं, लोग बच्चे आकर के यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए अपना कंटेंट यहाँ पर भेज रहे हैं सब लोग, मैं भी यहाँ पर लगातार भेजता रहता हूँ। तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सभी अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है, आप सभी लोग कर ले जाओगे।
चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे आज का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, चौथा संस्करण पूछा गया है। बाकी के तीनों संस्करण जो अभी तक आयोजित हुए हैं तीनों पर वीडियो है, क्विजेज वगैरह सब कुछ है। 13वां IPL, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कल, दोनों पर भी वीडियो आपको दी गई है और दोनों से वीडियो आपको जरूर देखना है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों जो टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ऐसा ही क्वेश्चन सेट होता है, पेपर सेट होता है ऐसे ही। एक टॉपिक उठाया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं और अलग अलग सेट में वही बांट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, डिटेल में इसको आंसर कीजिए, जाइए बेफिक्र होकर के एग्जाम दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।